नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी के सभी दल, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। यूपी में बीजेपी भी पंचायती चुनाव के बाद जो जीत हासिल हुई पंचायती चुनाव में, उसको लेकर के अब अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां कर रही है, क्या रणनीति बना रही है, इसको लेकर इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। हरीश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सबसे पहला सवाल आपसे विधानसभा चुनाव को लेकर के है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कौन कौन से खास मुद्दे होंगे जिनको लेकर के इस बार पार्टी चुनाव में उतरेगी। देखिए, लोकतंत्र में जवाबदेही सम्मानित जनता के प्रति होती है और 2017 विधानसभा चुनाव में अगर आप पीछे जाएं तो हमारे यशस्वी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से ये वायदा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त व्यवस्था देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी और उसको पूरी तरह से साकार करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अनेक ऐसे लक्ष्य तय किए हैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनकी भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के अनेक देशों ने भूर प्रशंसा की है। आज अगर आप देखिए तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए जहां यूपी कभी देश या दुनिया के उद्योगपति आने को तैयार नहीं रहते थे, आज फेवरेट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में हो रहा है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी संगठन और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ एक पारदर्शी व्यवस्था, एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, रोजगार के लिए एक बड़े ओडीओपी के रूप में या एमएसएमई सेक्टर को समृद्ध करके मजबूत करके उत्तर प्रदेश को उद्योगों का हब बनाने की दिशा में जो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर काम हुए या औद्योगिक निवेश समिट को लेकर के जो काम हुए, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धियां हैं। और जो उत्तर प्रदेश का जो बुनियादी ढांचा है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहाँ तक कि जो जल मार्ग की कनेक्टिविटी है, कलकत्ता से लेके काशी तक अगर कूच प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये साकार हुआ, तो ये अपनी आप में बड़ी सफलताएं हैं। चाहे आप टूरिज्म सेक्टर को लेके देखिए या व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के देखिए या इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर के देखिए, तो एक्सपोर्ट को लेकर के देखिए, तो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभा है उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसको मार्केट दिया, उसको संसाधन दिए और नतीजा ये है कि जो विशिष्ट उत्पाद हैं जिलों के, वो आज वैश्विक मार्केट में जा रहे हैं। अभी 2022 के चुनाव को लेकर के बीजेपी इस बार अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से तैयार कर रही है और उनको बीच में लेकर जो है किस तरीके की रणनीति बना रही है इस बार। देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि मुद्दा तो हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जब वो पहली कतार में आके खड़ा होगा तो भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्वतः आके सामने खड़ा हो जाएगा। उसको केंद्र में रख कर के केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की सभी नीतियां हैं। और जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, आपने देखा कि हम जन सामान्य के प्रति एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल के
नेता और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें, उनकी समस्याओं का समाधान करा सकें और जो उनके जीवन में आ रही दुश्वारियां हैं उनको दूर कर सके। साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसका पूरा लाभ उनको मिल सके, यह जागरूकता पैदा करना। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया। उनमें अगर कहीं उनको कहीं दिक्कतें पेश आ रही थी उसको दूर कराने का काम किया उत्तर प्रदेश में। हरीश जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाता है, जबकि माना जाता है कि ब्राह्मण जो है वो कोर वोट की तरह जो है बीजेपी में माना जाता है। तो क्या लगता है इन आरोपों से बीजेपी को कितना नुकसान होगा आगामी चुनाव में? देखिए, जो जन सामान्य है जी। वो जो ये लोग आरोप लगाते हैं या हम सब से ज़्यादा जागरूक है। उसको आज ये 21वीं शताब्दी है, सूचना क्रांति की शताब्दी है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है। हम आपसे ज़्यादा वो सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी वो रखते हैं। अगर आप किसी खेत के मेड़ पे जाके देखिए तो जो लोग खेत में काम कर रहे होते हैं वो भी एक ट्रांजिस्टर वहाँ लगा करके वो समाचार और ये सब रेगुलर सुनते हैं। तो एक तो जो ये झूठ और प्रचार है, ये इसको कोई फुटेज नहीं मिलती। और ये जो लोग थोथा आरोप लगाते हैं, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में के एसएससी डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी हैं, ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री हैं, श्रीमान रामनिवास अग्निहोत्री जी आबकारी मंत्री हैं। इस तरह बेसिक शिक्षा में और ग्राम विकास में भी सम्मानित ब्राह्मण समाज से लोग हैं। अनेक पदों पर, आप मुख्य सचिव के पद पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, एसीएस होम के पद पे ब्राह्मण समाज से लोग हैं। अनेक सम्मानित और वरिष्ठ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण समाज से लोग हैं। तो कौन व्यक्ति ब्राह्मण समाज का ये मान लेगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उपेक्षित है? तो और संगठन की भागीदारी को आप देख लें। तो मुझे लगता है कि इस तरह के झूठे और थोथे आरोपों का कहीं समाज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, एक जो सबसे अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जो इस समय 3 मुख्य प्लेयर हैं राजनीतिक दलों के तौर पर, स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब की राजनीति की आप शुरुआत देख लीजिए तो वह केवल जातीय राजनीति रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि कोरोना को लेकर के विपक्ष लगातार योगी सरकार की व्यवस्थाओं और अन्य जो चीज़ें रहीं, इस बार जो हालात रहे, उनको लेकर जो है सवाल खड़े किए। क्या इसका कुछ ना कुछ असर पड़ने वाला है क्या चुनाव पर? देखिए हेमंत जी, मुझे जो लगता है कि विपक्ष की इससे ज़्यादा हताशा भरी राजनीति और मैं कुछ कह नहीं सकता। कारण कि ये महामारी है और वैश्विक स्तर पर महामारी है। इस संकट से दुनिया के अनेक देश जूझ रहे हैं। जिन देशों की जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, फ्रांस और इटली और ब्रिटेन जैसे देश, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे बहुत बेहतर हैं, आबादी हमारी सापेक्ष बहुत कम है। अगर आप अमेरिका की आबादी देखिए तो भारत की चौथाई है, और भारत और अमेरिका के बीच सापेक्ष तुलना कीजिए तो जो कैजुअलिटी दर है या संक्रमण का दर है या मृत्यु दर है, आप देखिए 5.5 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में इस कोरोना महामारी संकट से उन लोगों की मृत्यु हुई। और अगर आप भारत में देखिए तो मुझे लगता है कि वो आधे के आसपास वो संख्या होगी। 100 करोड़ 130 करोड़ आबादी का देश है भारत। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा कोरोना से मृत्यु हुई। और उत्तर प्रदेश में
22,000 समथिंग, 23,000 आप समझ लीजिए। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है और दिल्ली में जो कोरोना से मृत्यु हुई वो 25,000 से ज़्यादा हुई, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर एंड सुपर है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। उसके बावजूद तो ये जो लोग, इस आरोप को कौन मानेगा? आज WHO हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या ऑस्ट्रेलिया के अभी एक सांसद ने कहा कि हमको तो योगी आदित्यनाथ लोन पे चाहिए कि जो जिस तरह से उन्होंने कोरोना को कंटेन करने का काम किया। तो ये विपक्ष के आरोप को जनता भी तो देखती है कि काम किस तरह से हो रहा है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ। अभी बीजेपी जो है चुनाव को लेकर के छोटे दल जो हैं उनको अपने साथ मिलाने में लगी हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी राज्य के छोटे छोटे दल हैं उनको अपने साथ मिलाया जा रहा है। क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में जो है बीजेपी राज्य की कोई बड़ी पार्टी जैसे सपा हो गई या बसपा हो गई, इनके किसी एक से गठबंधन कर सकती है चुनाव में? नहीं, इस तरह का कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों में, नेतृत्व में जो लोग भरोसा रखते हैं, जो और अपनी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की रुचि नेतृत्व के साथ कहते हैं, रखते हैं, उन लोगों पर पार्टी का नेतृत्व विचार करता है। और अपना दल हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से यह केवल ऐसे दल, ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रमों, नीतियों, विचारधारा और नेतृत्व में विश्वास भरोसा रखते हैं और साथ काम करने के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। तो अभी ये क्या चीज़ें हैं, हाल ही में आपको जो है पंचायती चुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। असल वजह क्या रही इस जीत के पीछे? क्या चीज़ें थी, बीजेपी क्या तैयारियां थी जो इतनी अच्छी जीत हासिल हुई यूपी में? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जीत केवल जनता के समर्थन से होती है। नेतृत्व ने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में काम हुआ, यह जीत उसके प्रति एक मजबूत आस्था का प्रमाण है। बीजेपी संगठन के रूप में जो हमारे प्रदेश के मुखिया संगठन के हैं, आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और श्रीमान सुनील बंसल जी जो प्रदेश के महामंत्री संगठन हैं, इनकी सांगठनिक कुशलता और क्षमता और सरकार का काम दोनों को इसलिए जाता है कि दोनों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने या पंचायत से चुने गए चुनाव प्रतिनिधियों ने एक मजबूत मोहर लगाने का काम किया है। अभी एक सप्ताह पहले लखनऊ में एटीएस की ओर से कार्रवाई की गई, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उस बीच में यूपी पुलिस और बीजेपी पर जो है निशाना साधते हुए कहा कि मुझे भरोसा नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कई लोगों ने इस पर मुझसे सवाल पूछे थे जी। कई बार श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने बयानों से अपने को हास्यास्पद बना लेते हैं। मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र और इस ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी, आप 2012 से लेकर 2017 विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय आपने आखिर किस पुलिस से काम किया? अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं, तो उस समय आपने किस पुलिस पे भरोसा करके काम किया? पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग सरकार में आते ही जिन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया था और जिनके दल के लोग, अभी परसों की बात है, आगरा में सड़कों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या इस तरह के लोगों की, इस तरह के सोच के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन देगी? क्या यह उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है? क्या यह लोग उत्तर प्रदेश की अगुवाई कर सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता कभी नेतृत्व नहीं दे सकती और इस तरह के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कोरोना पर एक सवाल है कि कोरोना की जो दूसरी वेव थी बीती हुई, उस दौरान अव्यवस्थाएं बहुत देखने को मिली कहीं ना कहीं।
अब आगामी तीसरी लहर को लेकर के राज्य सरकार की ओर से क्या तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी की ओर से क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए, ये बात सही है कि उस समय कुछ दिक्कतें लोगों के सामने पेश आई, लेकिन आज अगर उत्तर प्रदेश की बात देखिए तो जहाँ एक लैब नहीं थी जहाँ कोविड संक्रमण की जांच हो सकती, वहाँ आज 43 लैब उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहाँ RT-PCR की जांच हो सकती है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के भी KGMU में, SGPGI में इसकी भी जांच की व्यवस्था सरकार ने बनाई है। साथ ही जब इस कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर रहे थे तो उस समय ही उन्होंने जिलाधिकारियों के, CMO को, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर्स को ये दिशा निर्देश दिए थे कि सभी PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में जो पेडियाट्रिक ICU बनाए जाएं, ऑक्सीजन बेड तैयार किए जाएं। सभी CSC पे 20 बेड, PSC पे 10 बेड और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 50 बेड, मेडिकल कॉलेज में 100 बेड, इस तरह से उसके लिए जो, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में कहा जाता है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो उसके लिए अग्रिम 2 माह से मुख्यमंत्री जी ने सचेष्ट किया है। और ऑक्सीजन की जो कमी पेश आई थी तो उसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में लगभग 150 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और उसमें से मुझे लगता है उसके 50% तो फंक्शनल होने की स्थिति में आ गए हैं। तो औषधियों की व्यवस्था हो चाहे बेड की व्यवस्था हो, सरकार पहले से पूरी तरह से सचेष्ट है। और पहली बात तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की कोई लहर उत्तर प्रदेश को प्रभावित न करे। अभी देखा गया प्रियंका गांधी जी लखनऊ आई थी, 2022 के चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी पूरी तरीके से मेहनत कर रही हैं, बहुत पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, जितनी तेज़ी से मिल रहा है, तो उससे बीजेपी को क्या कुछ भी नुकसान भविष्य में उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, लोकतंत्र में मैंने जैसा प्रारंभ में कहा कि जवाबदेही जनता को सुनिश्चित करनी पड़ती है और जन सरोकारों पर सतत काम करना पड़ता है। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है कि प्रियंका गांधी 6 महीने से आ रही हैं, जा रही हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत ढिढोरा पीटा गया था, जनता ने क्या जवाब दिया। तो ये जो काम है वो लोग उन्होंने अपने को एक तरह से देखा जाए तो ये जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की, इसने लोकतंत्र में भी अपने को राजा मान लिया। तो इस तरह की बात नहीं चलती कि राजा एक दिन रथ पे निकलता था, वहाँ से रथ चला जाता था और जनता जय जयकार करती थी। अब तो जन सरोकार के प्रति आपको सामने नित्य प्रतिपल खड़े रहना पड़ता है। तो प्रियंका जी आएंगी ये तो जनता बताएगी उत्तर प्रदेश की, और 22 का विधानसभा चुनाव बताएगा कि उनका क्या प्रभाव और है। लेकिन मोटे तौर पे जो, जैसा मैं समझता हूँ कि यह सतत सरोकार से लोगों से जुड़ना होता है, प्रदेश की धरती से, धरती पे रह रहे लोगों से सतत जुड़ना पड़ता है, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना पड़ता है, उनके दुख सुख में खड़ा होना पड़ता है, तब जनता आप कनेक्ट कर पाते हैं लोगों को। ये एक दिन के लिए प्रियंका जी आई, 2 दिन के लिए आई, चली गई, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो बहुत ही सहज ही समझा जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। इन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के पार्टी की ओर से क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, इन सभी विषयों पर बात की। ऐसे ही अन्य दल क्या तैयारियां कर रहे हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर के, इन सभी विषयों के बारे में आपको बताएंगे। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।